हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे सभी? बढ़िया एकदम। चलिए स्टार्ट किया जाए। आज स्टार्ट करेंगे लास्ट लेक्चर हमारा वेव ऑप्टिक्स का। आज होगा अंतिम लेक्चर जिसमें हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या बात किए थे हम लोग? डिफ्रैक्शन। ठीक है, कि लाइट का फेनोमेना डिफ्रैक्शन में कैसे होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक, इसको समझने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेव्स के बारे में। आपको ऐसे आइडिया होगा थोड़ा बहुत, फिर भी थोड़ा सा उसको रिफ्रेश कर देते हैं। वेव्स जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है? एक होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। याद है ना? ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होती थी, हम लोग क्या देखते थे कि जो वेव का प्रोपागेशन होता है, जैसे लाइट का बात कर लें आप, ठीक है, तो जो लाइट का प्रोपागेशन होगा वो पार्टिकल के वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होता है। अगर पार्टिकल ऐसे से वाइब्रेट करेंगी तो वेव आगे आगे जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड वेव का जो डायरेक्शन होता है मोशन का, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। लेकिन जब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में, तो इसमें क्या देखते हैं कि जो हमारा जो पार्टिकल होता है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे ऐसे, ये आगे पीछे ऐसे से मोशन करता है, और वेव भी उसी के पैरेलल ट्रेवल करती है। ठीक है, समझ गए ना? तो ये है दोनों के बीच में बेसिक जो डिफरेंस। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, वेव का प्रोपागेशन पार्टिकल के वाइब्रेशन के या फिर ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर होता है, और इसमें जो पार्टिकल का वाइब्रेशन चाहे ऑसिलेशन जो भी बोल लीजिए, ये वेव के प्रोपागेशन के पैरेलल होता है। ठीक है ना? इसमें आप देखे होंगे तो हम लोग इसको, इस टाइप के वेव को साइनोसॉइडल फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पार्टिकल ऊपर में क्रस्ट और नीचे में ट्रफ बनता है। ठीक है, खैर इस टॉपिक में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब नहीं लिखना होगा, लेकिन समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए इस चीज के ऊपर ज्ञान होना आपका जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। बट इसमें क्या होता है, ये मान लेते हैं प्रोपागेशन ऑफ वेव है, ये प्रोपागेशन ऑफ वेव है, इसमें भी ये हो गया प्रोपागेशन ऑफ वेव। ठीक है, वेव प्रोपागेशन, इसमें जैसे आपका साइनसॉइडल वेव रिप्रेजेंट करता है ना, इसमें होता है कंप्रेशन, देन रेयरफैक्शन, अगेन कंप्रेशन, अगेन रेयरफैक्शन, फिर से कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। ऐसे फिनोमेना चलता रहता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। ऐसे से पार्टिकल जब मूव करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो कंप्रेस होती है, देन उसके बीच में कुछ डिस्टेंस बढ़ता है, रेयरफैक्शन होता है, फिर आगे पार्टिकल को कंप्रेस कर देती है। जब ये रेयरफैक्शन होती है तो जो ये पार्टिकल जो होते हैं ये पीछे आ जाते हैं, और ये आगे जो पार्टिकल होंगे वो आगे के पार्टिकल को कंप्रेस कर देते हैं। तो ये फिनोमेना कंप्रेशन रेयरफैक्शन से होते हुए आगे बढ़ती रहती है। इस टाइप के वेव में ऐसा फिनोमेना होता है, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, क्रस्ट एंड ट्रफ, मतलब कि आपका एसएचएम होता है, हर पार्टिकल एसएचएम करते हैं अपने अपने पोजीशन पे, और वेव आगे आगे ट्रेवल करती है। ठीक है, तो इसमें कुछ बात है उसको लिख लेते हैं। इसमें कुछ बातें हैं जिसको लिख लिया जाए। कहाँ लिख दें? चलिए यहाँ लिख देते हैं। In case of transverse wave, the wave propagates
द वेव प्रोपागेट्स इन द डायरेक्शन perpendicular to the direction propagates in the direction perpendicular to the vibration of the particle। इसमें क्या होता है ट्रांसवर्स वेव में? ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो हमारी जो वेव का प्रोपागेशन होता है ना, वेव का जो प्रोपागेशन होता है, इसमें देख लीजिए प्रोपागेशन ऑफ जो वेव होगा उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। वाइब्रेशन पार्टिकल ऐसे ऐसे होगा और इसका डायरेक्शन 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ longitudinal wave, the propagation, या फिर सिंपली लिखते हैं the wave propagates in the direction parallel to the vibration of the particle। ठीक है, समझ में आई क्या होगा? जो हमारा वेव का प्रोपगेशन होगा वो इससे जो पार्टिकल के जो डायरेक्शन होंगे उससे पैरेलल होगा। ठीक है, इसका जो वाइब्रेशन होगा, पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा उसके डायरेक्शन के पैरेलल, है ना। पार्टिकल ऐसे आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करती हैं और वेव भी आगे 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 से चलता रहता है। ठीक है, ये किस में होता है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। ठीक है, समझ गया ना? बाकी तो ये क्लियर हो गया ना आपको? चलिए अब चलते हैं, आपको वेव्स में लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव किस टाइप की होती हैं समझ में आ गया है। अब आपको ये भी पता होगा कि जो हमारे वेव साउंड वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है ना, ट्रांसवर्स होता था। याद है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो हम लोग जानते थे लॉन्गिट्यूडिनल वेव हुआ करता था। हमारा जो साउंड वेव कैसा हुआ करता था? लॉन्गिट्यूडिनल हुआ करता था। ठीक है, तो आप इतना समझ गए कि वेव दो टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। लेकिन बात यह है ना, आपके लिए एक जानकारी का बात यह है कि जो फेनोमेना आपने अभी तक देखा है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये जितनी भी फेनोमेना आपने अभी तक देखी है ना, ठीक है, ये सभी वेव शो करते हैं, चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो इस बात को हम लोग नोट करेंगे कि सम फेनोमेनन like reflection, refraction, interference and diffraction shown by both transverse and longitudinal वेव्स। तो आपने क्या जाना कि जो जितनी भी फिनोमेना अभी तक आपने देखी है वेव, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स मिला करके, इसमें रे ऑप्टिक्स में आपका था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये जितनी भी फिनोमेना आपने अभी तक देखी, ठीक है, ये सभी हमारा क्या होता है? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल दोनों टाइप के वेव शो करते हैं। दोनों में आपको रिफ्लेक्शन दिख जाएगा, दोनों में आपको रिफ्रैक्शन दिख जाएगा, दोनों में इंटरफेरेंस दिख जाएगा, दोनों में डिफ्रैक्शन दिख जाएगा। जैसे आप साउंड चैप्टर में आप जानते हैं कि साउंड रिफ्लेक्ट करती है,
ठीक है, साउंड किसी दीवार पे टकरा कर रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आप देख लेते हैं। ठीक है, दो साउंड अगर किसी एक सोर्स से आ रही है दूसरे सोर्स से आ रही है तो इंटरफियर भी करती हैं, वहाँ इंटरफेरेंस का भी फिनोमेना होता है। ठीक है, डिफ्रैक्शन भी आपका होता है, आपको ये भी पता है कि एक रूम से दूसरे रूम जब हम लोग सुन पाते हैं वो डिफ्रैक्शन की वजह से सुन पाते हैं। ठीक है, तो साउंड डिफ्रैक्शन भी होता है। तो साउंड हम लोग जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव हुआ करता था। अच्छा, साथ में आपने भी देखा कि जो रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये लाइट जो होती है लाइट, ठीक है, लाइट भी शो करती है और लाइट ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ठीक है, जिसका लाइट आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अभी जस्ट मैं बताऊंगा थोड़ा देर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं और उसके परपेंडिकुलर हमारा लाइट आगे आगे बढ़ता है, प्रोपागेट करता है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए ना कि हाँ ये सभी फिनोमेना जितने भी आपके बोर्ड पे लिखे गए हैं ये सभी दोनों शो करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स हो। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पोलराइजेशन का फॉर्मूला है, बट polarization of light is only shown by the ट्रांसवर्स वेव। जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का जो फिनोमेना है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही शो करती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होगा, पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी अपनी जगह पे और वेव्स ऐसे ऐसे आगे जाएंगी। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव अभी जस्ट आप देखें तो ट्रांसवर्स वेव ही सिर्फ शो करती हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, एंड देयरफॉर साउंड वेव या फिर साउंड इन एयर लिख लीजिए, डू नॉट पोलराइज्ड। ठीक है, इसलिए अब चूंकि ट्रांसवर्स वेव ही सिर्फ शो करती है हम लोग की पोलराइजेशन, लाइट की पोलराइजेशन, तो फिर साउंड वेव तो पोलराइज हो ही नहीं सकती ना, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव जो होंगी वही शो करती है पोलराइजेशन। ठीक है, समझ में आया, ये सब फिनोमेना दोनों शो करती थी, लेकिन ट्रांसवर्स वेव जो हमारा लाइट ट्रांसवर्स वेव होता है तो सिर्फ लाइट ही पोलराइजेशन का फिनोमेना शो करेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट ही सिर्फ पोलराइज हो सकती हैं, साउंड नहीं हो सकती हैं। और लाइट के बारे में आपसे कोई पूछे तो लाइट क्या होता है हम बार बार बताएं आपको। लाइट का अगर डेफिनेशन कोई बताए और पूछे तो हम लोग क्या लिखते हैं, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वह पार्ट है which is visible to us, जो हमें दिखाई पड़ती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारी वेव होती हैं। ठीक है, जैसे आपको रेडियो वेव होते हैं और उसमें अल्ट्रा वायलेट रे होती हैं, ठीक है, इंफ्रा रे होती हैं, तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक विजिबल रे भी होता है, विजिबल रीजन। ठीक है, तो लाइट का डेफिनेशन अगर बोला जाए तो लाइट वह पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो हमारे आंखों को दिखाई पड़ती हैं, बाकी सब वेव दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, समझ में आया, जिसको लोग विबिग्योर के नाम से जानते हैं, ये विजिबल पार्ट है, विजिबल पार्ट ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब साथ में कुछ लाइट का प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए, यहीं पे लिख देते हैं हेडिंग लाइट, है ना, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये तो आप लाइट में लिख सकते हैं। साथ में कुछ प्रॉपर्टीज देख लिया जाए लाइट का, तो लाइट का प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे कि ये क्या होती हैं, इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, ये क्या होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं लाइट। बात समझ रहे हैं ना, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर हम लोग फिलहाल तो लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, जो लाइट होती हैं वो क्या होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसमें और लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड
मैग्नेटिक वेक्टर अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है, ठीक है। आपका जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप पोलराइजेशन नहीं समझ सकते। इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर, लाइट के बारे में बात चल रही है। इलेक्ट्रिक वेक्टर, उसमें दो वेक्टर होती हैं, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होती है, चूंकि हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सिस पे अगर वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहा है परपेंडिकुलर उससे, तो लाइट उसके दोनों के परपेंडिकुलर आगे बढ़ती हैं, ठीक है। अभी ड्रॉ कर देता हूँ उसका डायग्राम, बट इसको इसमें पहले वर्डिंग में लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर वाइब्रेट्स perpendicular to the propagation of wave, ठीक है। अगर इसका डायग्राम मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा डायग्राम, देखिए इसका अगर डायग्राम बनाने की कोशिश किया जाए तो डायग्राम कैसे बनेगा आपका, ये है प्रोपागेशन, प्रोपागेशन ऑफ लाइट, समझ रहे हैं, वो है प्रोपागेशन ऑफ लाइट। और एक इसके परपेंडिकुलर ये रहा, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से वाइब्रेट कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गई ऐसे ऐसे, और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही हैं, समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये प्लेन और एक ये प्लेन बनते दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक इधर प्लेन और एक नीचे प्लेन, तो सभी परपेंडिकुलर दिख रहे हैं आपको। ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही हैं, और लाइट प्रोपागेट कैसे कर रहा है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जो कि हम लोग बोल रहे हैं ना, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लाइट वह पार्ट है जो हम लोग हमारे आंखों को दिखता है, जो हमारे आंखों को दिखता है वो विजिबल पार्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट, ठीक है। इतना समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किससे, मैग्नेटिक वेक्टर से, ठीक है। अब एक पॉइंट लिखेंगे। अब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ना, ये जो दो फील्ड दिख रही है ना, ठीक है, जो हमारा लाइट को कॉन्स्टिट्यूट करती है, बट हमारे आंखों को ना, जो हमारे आंखों को सेंसिटिव होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे। अब हम लोग पोलराइजेशन में चलते हैं, लिख देते हैं पॉइंट, फिर बताता हूँ आपको इस में कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट, सॉरी ड्यूरिंग स्टडी ऑफ
पोलराइजेशन we will consider इलेक्ट्रिक वेक्टर एज लाइट वेक्टर। क्यों ऐसा बोल रहा हूं अभी समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक वेक्टर एज लाइट वेक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक वेक्टर E vector is sensitive to our eye। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में भी ना हमारे जो आंखों को दिखाई पड़ती है ना, हमारे जो आंखों को दिखाई देती है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे आंखों को नहीं दिखती है। ठीक है, तो दो बातें हैं यहाँ पे, एक तो विजिबल की बात हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है दूसरे के परपेंडिकुलर। इसमें भी हमारे आंखों को दिखाई देती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं। तो जब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पोलराइजेशन का लाइट का पोलराइजेशन जब पढ़ रहे होंगे, और जब हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको पता है दो कंपोनेंट है, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या मानेंगे, लाइट वेक्टर मानेंगे। मतलब यही हमारे आंखों को दिखाई देती हैं, हम लोग जो भी बात करेंगे इसी को लेकर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। समझ आया क्या बोला। चलिए, तो अब से सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिक वेक्टर के ऊपर फोकस रखेंगे, उसी को लेकर के सभी फेनोमेना को, अभी पोलराइजेशन के फेनोमेना को पूरे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ा जाओ। अब चलते हैं, अब आ जाते हैं सीधा हमारे मेन मुद्दा जो आज का पोलराइजेशन ऑफ लाइट, उस पर आते हैं हम। अब उस पर बात की जाएगी। ठीक है, तो पहले काम क्या करता हूं मैं, पोलराइजेशन का डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, देन उसके बाद एक एक करके उसके अंदर जाके समझेंगे फेनोमेना कैसे कैसे काम करता है और क्या होता है। तो चलिए पहले लिख देते हैं, डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसमें, पोलराइजेशन of light is defined as restricting vibration or oscillations of a wave अब समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सिर्फ, in a plane perpendicular to the wave in one direction टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ डेफिनेशन है, अभी समझा रहा हूं, एक एक बात उसमें समझाऊंगा मैं। जितना भी अभी लिखा बस लिख दीजिए आप, समझ बस, इसके बाद एक एक करके हम आते हैं, बात करेंगे इसके ऊपर। तो पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज रेस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस ऑफ अ वेव इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वेव इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, अभी चलिए, अब मैं अभी जस्ट बता रहा था आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो चीज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, और हमें सिर्फ सेंसिटिव टू आवर आई जो होती हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को हम लोग लाइट वेक्टर लेकर समझेंगे। तो हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं एक किसी भी छोटे से सोर्स की बात करूं, ठीक है, कोई भी छोटा सा सोर्स भी लिया जाए ना, तो उसमें किसी एक छोटे से सोर्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते होंगे और सभी अलग अलग वेव्स निकाल रहे होंगे। छोटा सा सोर्स लीजिए, वहां से बहुत सारी वेव निकल रही होती हैं, और वेव जो निकल रही होती हैं उसके सभी बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स
उसके वेव को निकाल रही होती हैं। तो सभी एटम मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में निकलती हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सोर्स है, छोटा सा सोर्स, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हर एक एटम मॉलिक्यूल उससे निकाल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, वेव्स निकाल रही हैं, और उस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। अच्छा, जरूरी तो नहीं है कि हाँ सिर्फ इधर निकाल रही हैं, चाहे इधर निकाल रही हैं, वो इधर भी निकाल रही हैं, इधर भी निकाल रही हैं, इधर भी निकाल रही हैं, इधर सभी डायरेक्शन में निकाल रही हैं। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन मिलेगा, ये तो कन्फर्म है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास, जो ई वेक्टर बोल रहे हैं या फिर लाइट वेक्टर बोल रहे हैं, वो परपेंडिकुलर होगी किससे? प्रोपागेशन ऑफ लाइट से, लाइट के प्रोपागेशन से परपेंडिकुलर होगी। ये तो कन्फर्म बात है ना, इसमें तो कोई किसी को संदेह नहीं ना। तो लेकिन एक सोर्स से हम लोग कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं? तो हम लोग मान सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रही थी, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है। हम लोग मान सकते हैं कि एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही थी, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में। हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही थी, हम लोग बोल सकते हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही थी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं ना, अब वेव का जो डायरेक्शन है, वेव जो प्रोपेगेट कर रहा है हमारा, वो इधर इस प्लेन के बाहर, समझ रहे हैं ना। तो उसके परपेंडिकुलर आप ऐसे 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 जितना डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे इस लाइन के अबाउट, वो सभी लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर होंगी। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक सोर्स है लाइट का, वहां से वेव प्रोपागेट कर रही है, तो उस प्रोपागेशन के समय, ठीक है, हर एक, अच्छा सिर्फ यहाँ का कहानी नहीं है, अब आगे आगे सबको जो वेव बढ़ रही है ऐसे आगे, ठीक है, तो उसमें आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से अगर वेव आगे बढ़ रही है तो हर एक पॉइंट पे ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा होगा, हर एक पार्टिकल, हर एक जगह पे वो एटम्स मॉलिक्यूल्स उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कंस्टिट्यूट कर रहे होंगे वाइब्रेट करके, है ना। समझ में आ रहा है कि इसको और आगे आगे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है सबको? चलिए, यहाँ वेव प्रोपागेशन ऐसे हो रही है, और पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड को जो निकाल रही हैं और वाइब्रेट कर रही हैं, उसके परपेंडिकुलर होंगी, प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगी, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे। आप समझ पा रहे हैं ना, सभी में 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो हम लोग बोल तो रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होंगी, और ये काम जो चलेगा, प्रोपेगेशन के डायरेक्शन जो काम चलेगा, वो हर एक, यहाँ पे अगर ये लाइट है तो यहाँ इस हर जगह पे एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हर एक पॉइंट पे हमें इस डायरेक्शन ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी वाइब्रेट करते दिखाई देंगे। तो आगे आगे तक ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन हमेशा क्या होगा, ये कंडीशन अप्लाई रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रोपागेशन के, लाइट के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, समझ गया ना। अच्छा, अब एक चीज देखिए, अगर मैं इसको काम करता हूं, इसको थोड़ा सा अब ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन है, कोई भी प्लेन, यहां सोर्स है कहीं, यहां से एक लाइट ऐसे प्रोपागेट कर रही है, प्रोपागेशन ऑफ वेव। तो इस जगह पे इस छोटे से सोर्स के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती हुई दिखाई देंगी। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, तो ये एक प्लेन में हो रहा है ऐसे। अगर इसको मैं ऐसे बोल दूं, ये अगर x है, अगर ये y है, तो ये प्लेन कैसा हो गया? xy प्लेन। समझ रहे हैं ना? ये xy प्लेन हो गया, ठीक है। ये बोर्ड मान लीजिए ये xy प्लेन है, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया था आपको ऐसे, ठीक है। ये इस प्लेन में है, ये x है, ये y है इस प्लेन में, और वेव ऐसे निकल रही है। थोड़ा सा इसको 3D व्यू देना चाह रहा हूं आपको, इसलिए मान लीजिए x है, y है, एक प्लेन xy प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर से प्रोपेगेट कर रही वेव, ठीक है। और इसके इस प्लेन के अबाउट वो वाइब्रेशन हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की।
ठीक है, और वो परपेंडिकुलर है, और ये काम आगे आगे तक भी चलता रहता है। ठीक है, यहां भी होगा ये काम, समझ में आया? अच्छा, अगर मैं यहां से इसको देखूं, अगर हमारी आंखें यहां हो तो फिर क्या? तो आप इसी डायग्राम को कैसे देख रहे होंगे? इसी डायग्राम को हम लोग ऐसे देखेंगे, मतलब हमारा ये वेव एक्स वाई प्लेन ऐसा हो जाएगा, एकदम सामने से देख रहे हैं तो हमारा वेव ऐसे पर वाइब्रेट करेगा, एकदम बोर्ड के प्लेन में। समझ में आ रहा ना? अगर आप यहां से देख रहे होंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा ये, ठीक है, ऐसे दिखेगा। और ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं ना, ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये क्या है? ऑर्डिनरी लाइट है, और इसी को बोलते हैं, ये लाइट जो है ये अनपोलराइज्ड के केस में आता है, अनपोलराइज्ड लाइट कहलाता है। ये जो ऑर्डिनरी लाइट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही हैं, ठीक है, वेव के प्रोपागेशन से, ये इस टाइप की लाइट, इसमें वाइब्रेशन जो आप देख पा रहे हैं सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन पे आप जाएंगे तो देखेंगे हम लोग वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करना होता है, ठीक है, ऑसिलेशन को रेस्ट्रिक्ट करना होता है किसमें? एक तो परपेंडिकुलर प्लेन में, और साथ में एक डायरेक्शन में सिर्फ वाइब्रेशन को रोकना होता है। तो अभी चलते हैं इस पे, अभी जाने से आप और कंफ्यूज जाएंगे, फिर आता हूं मैं। बस इतना समझिए कि ये जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, और इस टाइप का लाइट को ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं या फिर अनपोलराइज लाइट बोलते हैं, जो आप नॉर्मल लाइफ में देख पा रहे हैं, ठीक है, जो ट्यूबलाइट या बल्ब या फिर कैंडल हो गया, या फिर जितनी भी टाइप की आपको लाइटें दिखाई दे रही है ना, ठीक है, ये सभी लाइट इस कैटेगरी में आती है, अनपोलराइज लाइट के कैटेगरी में आती है, ठीक है, ये पोलराइज नहीं हुई होती हैं। तो इतना समझ गया ना? और इसमें ये क्या फेनोमेना हो रहा है आपको क्लियर हो गया? यहां से देखेंगे तो ऐसे बनेगा, ये समझ में आ गया। तो क्या ये भी तो हमारा अनपोलराइज का केस कहलाएगा? अनपोलराइज्ड लाइट कहलाएगी ये, है ना जी? यार इसी को ना यहां से देखने से ड्रॉ करके बनाया गया है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे चारों तरफ वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, कोई कन्फाइंड डायरेक्शन नहीं है। और मैग्नेटिक यहाँ पे प्रोपागेशन कहाँ होगी? इधर परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चले आगे बढ़ा जाए, चलिए फिर इसको मिटाते हैं। इसको मिटाया जाए और एक बात लिखा जाए। अच्छा, आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी का इंटरेस्टिंग चीज क्या है? वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजल्व की जा सकती है। मतलब अगर मैं मान लीजिए आपके पास ए मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ए मान लीजिए वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ये एक मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ भी E1, ठीक है, ये मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, तो E1 का कंपोनेंट इधर और इधर रिजल्व हो जाएगा, कुछ थीटा एंगल होगा, तो E2 का कंपोनेंट इधर और इधर रिजल्व हो जाएगा। तो हम लोग जितने भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, ठीक है, जो वाइब्रेट कर रही हैं, उसको छोड़ करके बाकी और जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां आपको दिखाई देंगी, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि वेक्टर है उसको एक्स वाई के अलोंग हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और तब हम लोग सिर्फ ई एक्स और ई वाई ही मान के चलेंगे कि वाइब्रेशन हो रहा है, सिर्फ एक्स अलोंग एंड वाई अलोंग, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इस बात को, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड is a vector quantity, so it can be resolved along x axis and y axis, therefore unpolarized light can be represented as
तो हम लोग अनपोलराइज लाइट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर मैं बोल रहा हूं कि इसको, इस वाइब्रेशन को और इस वाइब्रेशन को छोड़ करके बाकी जितनी भी वाइब्रेशन आपको दिखाई पड़ेंगी जिस भी एंगल में, उसको एक्स वाई के कंपोनेंट में हम लोग सभी को तोड़ लिया करेंगे। इधर होंगे तो इसको इधर, इधर इसको इधर, इधर होंगे तो इसको इधर, इसको नीचे, इधर होंगे तो इसको ऊपर, इधर नीचे, यहाँ होंगे तो इधर और इधर, तो सभी को एक्स वाई में तोड़ लेंगे। तो हमें जो इसको अगर मान लिया जाए तो हमें अनपोलराइज लाइट को और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। इसमें भी अगर हम लोग इसको ऐसे इधर से देखा जाए, हमारा आंख यहां रख दिया जाए, तो ये कैसे दिखाई पड़ेंगी? अगर आपकी आंखें ऐसी हैं तो आपको कैसे दिखाई पड़ेंगे? अच्छा, वेव्स प्रोपागेशन कहाँ होगा? इसके परपेंडिकुलर, इधर इधर इधर, है ना। तो ये आपको कैसे दिखाई पड़ेंगी? ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे। ये आपके आंखों में जा रही होंगी, ये वाला साइड आपके आंखों में जा रही होंगी, तो ऐसा लगेगा कि प्लेन के अंदर से बाहर, ऐसे अंदर बाहर हो रही है। इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बाहर ऐसे निकल रही है, ठीक है। आपको याद है ना मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या करते थे? यहाँ सर्कल नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्रॉस डॉट नहीं कर रहे हैं, बट इतना समझिए जो डॉट होंगी वो दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक अंदर बाहर हो रही है, और एक लाइन ऐसे जो होंगी वो शो करेंगी आपको कि ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही हैं। तो ऐसे करके ये और आगे आगे तक होगा, आपकी आंखें और आगे तक आएंगी, तो इस तरीके से और भी आगे तक प्रोपागेशन, अगर मान ले ये डायरेक्शन प्रोपागेशन का है, अगर ये डायरेक्शन प्रोपागेशन का है ऐसे, तो आप आंखें अगर आगे आके लेते जाएंगे तो आपको कुछ एक पॉइंट यहाँ, फिर वाइब्रेशन ऐसे हुए, ऐसे होते हुए, फिर एक वाइब्रेशन ऐसे यहाँ पे, ऐसे होते हुए, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ पे आँख है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे आँख में ऐसे लाइट आ रहा है, यहाँ पे ऐसे है, और ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, और एक वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होते जा रहा है आगे की ओर। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग इसको अनपोलराइज को ड्रा कर सकते हैं। ये भी अनपोलराइज का ही तरीका है रिप्रेजेंट करने का, अनपोलराइज्ड। ये भी अनपोलराइज है और ये भी अनपोलराइज है, अनपोलराइज लाइट है। बट ये चाहिए डायग्राम को आप चाहें तो यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखने के बाद बना सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? कभी कभी आपको इस तरीके से भी दिखाई देंगे, नीचे आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे भी जा सकती हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं, बट इतना होंगे कि जितना भी नंबर ऑफ डॉट्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ एरो दिखाई पड़ रहे हैं आपको, अनपोलराइज लाइट कहलाएंगे, ठीक है। ये है तरीका अनपोलराइज का रिप्रेजेंट करने का। कैसे कैसे हुआ समझ में आया ना? हम लोग बोले कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं, तो उनके परपेंडिकुलर लाइट प्रोपागेट करता है। उसमें भी अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में हमारे आंखों को सेंसिटिव जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और एक सोर्स की बात की जाए तो सोर्स में बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल होते हैं, वो हर एक एटम मॉलिक्यूल्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट करते दिखाई पड़ेंगे। तो उसको हम लोग ऐसे देख रहे हैं, एक ऐसे वाइब्रेट कर रही है, एक ऐसे वाइब्रेट कर रही है, एक ऐसे वाइब्रेट कर रही है, एक ऐसे करके आगे आगे तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हुए उसके, है ना, इसके परपेंडिकुलर होते हुए आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी डायरेक्शन में। अब इस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से देखें तो इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसको रिजल्व कर सकते हैं एक्स वाई के एक्सिस के अलॉन्ग। तो सिर्फ हम लोग इस चीज़ को यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं एक्स वाई के अलॉन्ग, ये भी अनपोलराइज लाइट कहलाती है। अब इसी चीज़ को अगर आप यहाँ से देखेंगे और लाइट यहाँ से ऐसे आगे आगे बढ़ रही है तो आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? तो अनपोलराइज लाइट ऐसे, जितने इसमें डॉट्स दिख रहे हैं उतना ही एरो मार्क दिख रहे हैं ऊपर नीचे। तो अगर ऐसे होगा कहीं भी तो आप बोलेंगे लाइट कैसी है? अनपोलराइज लाइट है। ये रिप्रेजेंटेशन है अनपोलराइज लाइट को दिखाने का। क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे बढ़े। चलिए फिर, तो ये है कहानी किसका, एक डेफिनेशन इसका है पोलराइजेशन का। अब हम लोग जान चुके हैं कि ये जो हमारे पास अगर नंबर ऑफ डॉट्स और नंबर ऑफ एरोज इक्वल हो, ठीक है, किसी भी लाइट को रिप्रेजेंट करने समय, तो ये किसकी केस होती है? अनपोलराइज की, अनपोलराइज लाइट की केस होती है, ठीक है। इतना क्लियर है? अगर ये जेड एक्सिस मान लो प्रोपागेशन ऑफ वेव का, और इस वाइब्रेशन को एक्स एक्सिस के लिए माना जाए, तो ये अंदर जो अंदर बाहर हो रही है वो कौन से एक्सिस होंगी? वाई एक्सिस,
ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, इसको पोलराइज करने के लिए क्या करना होता है, ठीक है, हमें प्लेन कितना कितना बन रहा है, एक एक्स जेड प्लेन है ये वाला जिसमें ये वाइब्रेट कर रही हैं ऐसे ऐसे, एक अंदर बाहर हो रही है वो वाई जेड प्लेन है, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन में वाइब्रेशन चल रहा अभी, और हम लोग क्या करते हैं, इसके वाइब्रेशन को या फिर ऑसिलेशन बोलिए, जिसको ऑसिलेशन भी बोलते हैं कभी कभी वाइब्रेशन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके वेव के ऑसिलेशन को या फिर वाइब्रेशन को इसके प्लेन के परपेंडिकुलर में, वेव के प्लेन के परपेंडिकुलर में किसी वन डायरेक्शन में अगर हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब हम लोग ऐसा कर दें कि आइदर जो ये वेव जो जा रही है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है हमारा ऐसे ऐसे, दो प्लेन हो रहा है, एक हमारा ये प्लेन वाई जेड प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, वाई जेड प्लेन समझ में आ रहा है, और एक ये वाला है ए एक्स है और ए जेड है, तो एक्स जेड प्लेन, ये जो प्लेन है वो एक्स जेड प्लेन है, और अंदर में आप देख पा रहे होंगे तो अंदर वाई है तो ये वाई जेड प्लेन है ना, जो डॉट डॉट से आपको दिखाया गया है। तो हम सिर्फ वन प्लेन में अगर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसके ऑसिलेशन को, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ये अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, तब वो लाइट पोलराइज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अगर इसको मैं पोलराइज लाइट करना हो तो क्या करना होगा, हमें करना होगा कि ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन का, प्रोपागेशन ऑफ वेव ऐसे हो रही है जेड एक्सिस में, और हम लोग किसी एक को आइदर हम लोग वाई जेड प्लेन में जो वाइब्रेशन हो रही है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे, या फिर एक्स जेड प्लेन में जो वाइब्रेशन हो रही है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, मैं वाई जेड प्लेन के रिस्ट्रिक्शन को रोक दे रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे कर दे रहा हूं। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मान लेते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, अभी पढ़ेंगे कि कैसे किया जाता है पोलराइजेशन, एक डिवाइस यूज होती है, ठीक है, उसको यूज करते हुए, डॉट नहीं है सॉरी ये लाइन है सिर्फ, उसको यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और तब अनपोलराइज लाइट जब रेस्ट्रिक्ट हो गई कोई भी एक वाइब्रेशन, तो क्या बन जाती है, पोलराइज लाइट बन जाती है। अब ये केस जो है वो किसका है, पोलराइज्ड लाइट का केस है, ये पोलराइज्ड लाइट कहलाएंगे। आप इसको और भी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर सकते थे, आप इस वाले को रेस्ट्रिक्ट एक्स जेड प्लेन में जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, फिर भी लाइट पोलराइज हो सकती है। ये मान लेते हैं जेड एक्सिस से प्रोपागेशन ऑफ वेव है, तो आप सिर्फ ऐसे ऐसे ड्रॉ कीजिए, तो ये भी क्या हो जाएंगी, पोलराइज्ड लाइट की केस हो जाएंगे। इसमें एक्स जेड के प्लेन का जो वाइब्रेशन था उसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये पोलराइज बन गई, ये भी पोलराइज कहलाएंगी, ठीक है। इसमें एक्स वाई जेड को रेस्ट्रिक्ट किया था, इसमें एक्स जेड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने, तो आपका अनपोलराइज लाइट पोलराइज हो गई, समझ गए। तो इसमें कुछ बात है, अगर लिख लेंगे तो सही रहेगा, चलिए इसको लिख लेते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट कैन बी कन्वर्टेड to polarized light by restricting its oscillation in a plane perpendicular to its wave in one direction only, ठीक है। ये सिर्फ हमारी बातों को वर्डिंग में लिखा गया है, जो अभी ने बताया कि अगर हम लोग क्या करें, वेव के प्रोपगेशन में जो हमारा प्रोपगेशन हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही है दो प्लेन में, अगर किसी एक प्लेन में हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दें किसी एक प्लेन के वाइब्रेशन को, तो हमारी लाइट क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, ठीक है। अनपोलराइज लाइट कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पोलराइज के केस में, पोलराइज में, ठीक है। और ये जो फेनोमेना होता है, जो पोलराइज लाइट अनपोलराइज लाइट पोलराइज हो रही है, तो उसके लिए एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, एक डिवाइस लगता है हमारे को बीच में, ठीक है। वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं पोलरॉइड, ठीक है।
और भी बहुत सारे होते हैं, पोलराइड होता है, और भी टर्मलिन क्रिस्टल होता है, निकोल प्रिज्म होता है, तो उस चीज को लिख लेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनपोलराइज्ड लाइट into polarized light a device is used डिवाइसेस आर यूज होगा लाइक निकोल प्रिज्म, टर्मलिन क्रिस्टल एंड पोलरॉइड। ठीक है, ये सभी डिवाइस यूज की जाती हैं किसके लिए? इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ा जाए तो कैसे हो रहा है पोलराइजेशन, क्लियर हो गया सबको? रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, किसी एक वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे उसके दूसरे वेव के प्रोपागेशन में, तो हम क्या कर देंगे, उसको पोलराइज कर सकते हैं। इस चीज को थोड़ा सा हम लोग मैकेनिकली एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे मैकेनिकल एनालॉजी to understand the propagation of light। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक सेटअप तैयार करेंगे। मान लेंगे हमारे पास कैसा है, एक कार्डबोर्ड है, ऐसा एक कार्डबोर्ड है, इसमें कुछ इस तरीके से स्लिट काटा गया है। स्लिट याद है ना कैसे होता है? यहां भी एक कार्डबोर्ड है, कुछ दूर में रखा गया है, इसमें भी एक स्लिट काटा गया है, यहां भी एक स्लिट काटा गया है, इसके पैरेलली इस स्लिट के पैरेलली, और इस दोनों से एक रोप को पास किया गया है और इसको लेकर के किसी एक वाल में अटैच कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यहां पे क्या रखा गया है, ये एक अनपोलराइज्ड सोर्स है, अनपोलराइज्ड वेव बोल लीजिए, क्योंकि रस्सी है तो लाइट नहीं दे सकते रस्सी के केस में। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है? एक कार्डबोर्ड है ऐसे, और एक दो कार्डबोर्ड है, एक ऐसे है और एक और आगे है, इसमें एक स्लिट काटा गया है, और आगे वाला में भी एकदम उसी तरह रखा गया है, वहां भी एक स्लिट काटा गया है, और उससे एक दूसरे एक आगे जाकर दीवार है, उसमें रस्सी को बांध दिया गया है, अटैच कर दिया गया है, और यहां से मेरे हाथ में रस्सी यहां पकड़ा दिया गया है। अब मैं क्या करूंगा, अनपोलराइज लाइट वेव निकालूंगा यहां से। तो अनपोलराइज वेव क्या होंगी, मतलब यहां से हम लोग अलग अलग वेव तो ऐसे से जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हर एक रस्सी पे हर एक पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल को मैं अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट कराऊंगा। तो एक ऐसे, एक बार ऐसे कराएंगे, एक बार कुछ इस डायरेक्शन में कराएंगे, एक बार कुछ इस डायरेक्शन में कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वही केस कर रहे हैं जो पहला हम लोग ड्रॉ किए थे डायग्राम। उसमें हर एक एटम मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट करा रही थी। तो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, अलग अलग डायरेक्शन में कुछ अलग अलग एंगल पे हम लोग क्या करेंगे, इसको वाइब्रेट कराएंगे। तो यहाँ से क्या होंगे, हम लोग कह सकते हैं ये हमारा क्या किसका जन्म देंगी, तो अनपोलराइज्ड वेव का जन्म देंगी। यहाँ से ये कुछ ऐसा हम लोग इसको फिर से हम लोग वेक्टर तरीके से तोड़ करके हम इसको अनपोलराइज के तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कहलाएंगे अनपोलराइज्ड वेव, है ना। ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, फिलहाल हम और भी डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको ऐसे तरीके से कर सकते हैं। ये तीनों डॉट तीनों एरो, तो मतलब अनपोलराइज्ड वेव है।
अब यहाँ से जो वेव इस तरीके से जो स्लॉट ऐसे काटा गया उसमें से अगर ऐसे से जाएंगे तो वो तो पास कर जाएंगे, वो यहाँ से पास कर जाएंगे। लेकिन जो ऐसे से वाइब्रेशन हो रही है, जो ऐसे से वाइब्रेशन हो रही है, क्या वो इस स्लिट से पास कर पाएंगे? क्या नहीं, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो सिर्फ इधर जो पहुंच पाएंगी वो सिर्फ ये वाला वाइब्रेशन पहुंच पाएंगी। वेव का वाइब्रेशन हमारा कैसे ऐसे ऐसे आगे है, वेव ऐसे से आगे भाग रही है, और वाइब्रेशन कैसे कैसे हो रहा था, एक बार ऐसे ऐसे हो रहा है, एक ऐसे हो रहा है। तो ऐसे वाला तो चल जाएंगे, बट ऐसे वाला जो होंगे ऐसे वाला उस स्लिट से जा ही नहीं पाएंगे, तो वो क्या रोक देगा। तो ये जो हमारा अनपोलराइज्ड वेव था, अब ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। ठीक है। और जो चीज हम लोग लाइट के केस में, तो मैं ये तो रस्सी का एग्जांपल लिया हूं, ठीक है। अगर हम लोग इसको लाइट के केस में देखेंगे तो ये जो चीज यूज होती है, जो भी मैं बोल रहा था, यही होती है, इसको बोलते हैं पोलराइजर। ठीक है। डिवाइसेस वहां पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। द डिवाइसेस यूज्ड आर कॉल्ड पोलराइजर्स, एंड पोलराइजर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, निकोल प्रिज्म एंड टॉरमैलिन क्रिस्टल पोलराइड। ठीक है। तो पोलराइजर होता है, यही क्या, पोलराइजर का काम क्या है, यही करता क्या है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है वाइब्रेशन को, रेस्ट्रिक्ट्स द वाइब्रेशन। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है वाइब्रेशन को। अब यहां से क्या होती है, अब चूंकि हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये पोलराइज हो गई लाइट, लेकिन हमारे आंखों को ना पोलराइज लाइट भी, लाइट पोलराइज हुई है कि नहीं हुई है, हम हमारा नेकेड आई से नहीं समझ सकते, नहीं पकड़ सकते हैं। तो उसके लिए एक एनालाइजर यूज होता है। ठीक है, एनालाइजर यूज होता है, वो उसको, उसके हेल्प से हम लोग जान पाते हैं कि लाइट पोलराइज हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर ये यहां से पास करेगा, स्लिट ऐसा है, तो यहां पे भी कुछ आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे, वेव ऐसे जाते दिखाई पड़ेंगे। ये भी पोलराइज का केस है, पोलराइज लाइट यहां से, पोलराइज वेव, फिलहाल तो वेव, अब आगे भी ड्रॉ करेंगे पोलराइज लाइट। तो ये ऐसे फिनोमेना मैकेनिकल एनालॉजी से आप समझ पा रहे हैं, रस्सी का एग्जांपल देखते हुए। तो इस तरीके से वाइब्रेशन अलग अलग हो रही थी डायरेक्शन में, वो रेस्ट्रिक्ट हो गई। अब ऐसे वाला भी देखिए ना, ऐसे वाला भी तो कहाँ जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, सिर्फ ऐसे वाला जाएंगे, तो एक डायरेक्शन में कन्फाइंड हो गया, वाइब्रेशन ऐसे से हो रहा है और वेव ऐसे से जा रही है, तो सिर्फ एक, मान लीजिए अगर एक्स प्लेन है और जेड प्लेन है, तो एक्स जेड प्लेन में कन्फाइन हो गया। तो इसको एक पोलराइज वेव का लाएंगे, या फिर इसको कभी कभी बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड वेव, है ना, एक प्लेन में पोलराइज हो गई है। ठीक है, या फिर लिनियरली बोलते हैं, तो ज़्यादा वर्ड यूज करेंगे तो आप ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे, इसलिए ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। इसी चीज़ को लाइट में भी हम लोग देखते हैं, और इसको अभी हम ड्रॉ करके दिखाते हैं लाइट में कैसा होता है। तो लाइट में हमारा एक ऐसा होता है निकोल प्रिज्म या फिर टॉरमैलिन क्रिस्टल। ठीक, ये एनालाइजर हो जाएगा, आगे चल के पोलराइजर यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ सोर्स होंगी अनपोलराइज की, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक, ये जेड है, ये आपका है कोई भी पोलराइजर, ये होगा एनालाइजर। ठीक है, यहां पे हम लोग का पास क्या होगा, अनपोलराइज लाइट होंगी यहां पे, इसको ऐसे दिखा लेते हैं, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट हमारे पास है, ये है पोलराइजर। अब ये यहां से जब पास होंगी तो ये पोलराइज हो जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो पोलराइजर ऐसी डिवाइस होती है जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर देती है। तो सिर्फ वाइब्रेशन मान लेते हैं कुछ इस तरीके से कन्फाइंड हो गया इस प्लेन में, तो ये हो गया पोलराइज्ड, ये पोलराइज लाइट, या फिर इसको बोलते हैं और प्लेन
पोलराइज्ड लाइट भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, समझ में आया। तो इसका अगर इंटेंसिटी मैं बोल रहा हूं आई है, तो इसमें अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेशन और ऐसे ऐसे दोनों हैं और सिर्फ हम लोग इसको रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं और पूरा दोनों मिल करके आई थे, तो आधा अगर बच जाएगा तो इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I/2 और इसको हम नाम देते हैं सपोज I0। यहाँ I था, ठीक है, उसका इंटेंसिटी घट के कितना हो गया, I/2 हो गया, ठीक है। अगर अच्छा इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, डॉटेड से ड्रॉ किया गया है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस या फिर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या फिर ट्रांसमिशन एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस, ये भी वही है, ठीक है, ये भी वही है, ट्रांसमिशन एक्सिस या फिर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस केस में दोनों एकदम सेम लाइन में है, तो जो लाइट यहां से आ रही थी वो यहां से भी पास करके चली जाएंगी, ठीक है। ये भी पोलराइज्ड लाइट ही है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। एनालाइजर समझ में आ गया, पोलराइजर समझ में आ गया क्या है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट जो एनालाइजर से पास हुई है उसको हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट बोलते हैं। इसकी भी इंटेंसिटी अगर ये दोनों ये रहेंगे तो I0 ही रहेगी, ठीक है, दोनों पैरेलल रहेंगे तो पूरी लाइट यहाँ से क्रॉस कर गई है, ठीक है। अब हम लोग इसको लाइट पोलराइज हुआ कि नहीं हुआ ना, हम लोग एनालाइजर से ही देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो उसके में अब इसमें भी अगर सेम एक्सिस ना रहे, ये जो ट्रांसमिशन एक्सिस हमारा मान लीजिए कुछ एंगल पर रहे, ठीक है, जरूरी तो नहीं कि हमेशा ये एक्सिस और ये एक्सिस एकदम पैरेलल रहेंगे, ये हो सकता है कुछ एंगल बनाए, ये कुछ ऐसे ऐसे रहे और ये कुछ ऐसे रहे, ठीक है, तो दोनों में कुछ एंगल बन जाएगा। फिर ये ट्रांसमिशन एक्सिस, थोड़ा सा दिमाग खोलिए, ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है, ये मान लीजिए ट्रांसमिशन एक्सिस है, एक एनालाइजर है, पोलराइजर है, ये दोनों ऐसे हैं, ये पैरेलल है, यहाँ से जो लाइट जाएंगी सीधे से निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये एंगल थोड़ा सा मुड़ गया, अब यहाँ से जो वेव जा रही थी ऐसे ऐसे, अब वो पूरी नहीं जा पाएंगी, ठीक है, कुछ कम जाएंगी, तो उसको अभी चलते हैं। और ये जो चीज़ है उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मॉलस, ठीक है। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा लॉ ऑफ मॉलस। चलते हैं, इसको मिटाते हैं और हेडिंग लगाते हैं लॉ ऑफ मॉलस का, ठीक है। लॉ ऑफ मॉलस, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। लॉ ऑफ मॉलस का डेफिनेशन क्या कहता है पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ मॉलस। इसका डेफिनेशन क्या कहता है पहले देख लेते हैं। व्हेन कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट, जब पूरा कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, इंसिडेंट करेगा, मान लीजिए एनालाइजर पे एक पोलराइजर लगा था, जो एक डिवाइस यहाँ से अनपोलराइज लाइट गया, वो पोलराइज डिवाइस क्या किया, उसको पोलराइज कर दिया, पूरा फुल्ली पोलराइज हो गया। अब जब वो पास करेगा कहाँ से पास करेगा, इंसिडेंट करेगा कहाँ से, एनालाइजर से, देन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, जो हमारा यहाँ पे यहाँ एनालाइजर था, सॉरी यहाँ पोलराइजर था, यहाँ एनालाइजर था, ये हो गया पूरा फुल्ली पोलराइज, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट, है ना। अब पिछले केस में क्या था कि ये दोनों पैरेलल थे, बट ये जरूरी तो नहीं हमेशा पैरेलल रहेंगे। मान लीजिए कुछ एंगल बना लिए, ये कुछ ऐसे एंगल बना लिए, अब ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसा हो गया, तो इन दोनों के बीच में अगर इसको आप उठा करके यहाँ लाएंगे तो अब कुछ ये एंगल बनाएगा, ये थीटा कुछ एंगल बनेगा दोनों के बीच में, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में। ये हो गया आपका ये वाला एक्सिस एनालाइजर का, सॉरी पोलराइजर का, ये एक्सिस हो गया एनालाइजर का, इसको उठाकर यहाँ ड्रॉ किया, ये बन जाएगा थीटा। तो अब इस समय पूरा जो पोलराइज लाइट था वो तो नहीं जा पाएगा पूरा, ठीक है, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो कितनी इंटेंसिटी मिलेगी आपको ट्रांसमिटेड लाइट की, वही बोलता है लॉ ऑफ मॉलस, ठीक है, वो बताता है आपको कौन, लॉ ऑफ मॉलस। तो चलिए फिर बात करते हैं आगे, इसको मिटा दूं। अब इतना समझ गया ना कि लॉ ऑफ मॉलस क्या कह रहा है,
कि जब हम लोग इंसिडेंट कराएंगे पोलराइज लाइट को, पूरा फुली पोलराइज को एनालाइजर के ऊपर, तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, जो हमारी इंटेंसिटी लाइट होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस एंड एनालाइजर ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। जो हमारा इंटेंसिटी मिलेगी ट्रांसमिटेड लाइट की, IT जो मिलेगा हमें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये कहता है लॉ ऑफ मॉलस। तो हम लोग मैथमेटिकली जो लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। जो ट्रांसमिशन एक्सिस हुआ करती थी, ठीक है, अभी जो ड्रॉ किया था, तो उसके बीच में जो एंगल होंगी उसके कोसाइन का स्क्वायर, ठीक है, उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, उसको समझते हैं, उसका प्रूफ देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका ट्रांसमिशन एक्सिस था पोलराइजर का, और कुछ देर बाद मैंने जो एनालाइजर था कुछ ऐसा घुमा, ये हो गया उसका एक्सिस एनालाइजर का। तो दोनों बीच में मान लेते हैं एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। अब ये जो लाइट यहाँ पहुंच रही है, इसका इंटेंसिटी हम लोग आई नॉट ले रहे थे, तो आई नॉट अगर ले रहे हैं हम लोग इसका इंटेंसिटी, ये आई नॉट ले रहे हैं सपोज, तो हम लोग जान पा रहे हैं ना, अगर इसका आई नॉट है उसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए एम्पलीट्यूड ये है। ठीक है, अगर ए एम्पलीट्यूड है आई नॉट के करस्पॉन्डिंग, याद आ रहा है ना कैसे हम लोग होता था? अरे यार, ए होता था अनपोलराइज्ड, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रांसमिशन एक्सिस किसका? ये होता था पोलराइजर, और इधर कहीं मान लेते हैं कुछ एनालाइजर हुआ करता था, यहाँ पे एनालाइजर, ठीक है, किसी भी एंगल पे है फिलहाल। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे ना, अब ये अनपोलराइज है ना, ये अनपोलराइज। अब पोलराइज जब हुई है तो इसमें अगर इंटेंसिटी आई है तो ये क्या होता था? I/2, और इसी को तो आई नॉट लिखते थे। तो मान लीजिए ये आई नॉट के करस्पॉन्डिंग इसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए है, क्योंकि आपको पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, ये आपको पता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर में होता है। तो अगर आई नॉट के करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है, तो आप जानते हैं वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में कि एम्पलीट्यूड को हम लोग एज ए वेक्टर मान के ट्रीट कर लेते हैं, और फिर उसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड वेक्टर नहीं है, लेकिन हम लोग वेक्टर मान लेते हैं। ये बात मैंने बार बार बताया आपको। तो अगर मैं इसको वेक्टर मान लूं, और ये हमारा इसके बीच में थीटा एंगल है, तो इसका कंपोनेंट एक जाएगा इधर, एक कॉस थीटा, ठीक है, जिसके अलॉन्ग थीटा होता है उसके एक कॉस थीटा जाता है, उसके परपेंडिकुलर एक ये साइन थीटा जाएगा। ये जो है वो किसका एक्सिस है? ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर। ये ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर था, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट इधर गया। तो ये कंपोनेंट क्या हुआ? ये तो बर्बाद हो गया, कुछ काम का नहीं, पास ही नहीं हो पाया। तो कौन सा कंपोनेंट गया? तो एम्पलीट्यूड का एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ट्रांसमिशन एक्सिस से पास कर गया। जब दोनों पैरेलल थे तो पूरा पास कर गया था। तो इंटेंसिटी आई नॉट यहाँ भी था और इंटेंसिटी आई नॉट यहाँ भी एनालाइजर के बाद भी था, ठीक है। लेकिन अब इस बार क्या हुआ? ये कुछ एंगल पे घूम गया, पोलराइजर से कुछ एंगल बना लिया, तो उसका कुछ कंपोनेंट जाएगा। तो वो कंपोनेंट कौन सा होगा? एक कॉस थीटा। तो हम बोल सकते हैं एक कॉस थीटा सिर्फ ट्रांसमिशन एक्सिस से पास करके उधर चला गया, एनालाइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस से पास करके वहां निकला है। ये साइन थीटा कंपोनेंट, इस वाले का एक साइन थीटा कंपोनेंट खत्म हो गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिट IT लिखा मैंने। IT क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके एम्पलीट्यूड, ट्रांसमिशन का जो एम्पलीट्यूड होगा उसके स्क्वायर पे, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी हमारा डिपेंड करता है स्क्वायर पे। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये कॉस थीटा ही सिर्फ ट्रांसमिशन एक्सिस जा रही है, यही हमारा AT है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? IT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT स्क्वायर के। AT की जगह एक कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, A स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, सिंस हमारा यहाँ पे रीजन है। अब यहाँ से अगर एक कांस्टेंट, एक प्रोपोर्शनल रिटर्न है तो कांस्टेंट आएगा K, तो इस जगह IT इक्वल टू K A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये K स्क्वायर क्या है? तो IT अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है, IT है A और ये A है, तो IT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होगा, तो IT इक्वल टू क्या हो जाएगा? K स्क्वायर। तो K स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? IT लिख सकते हैं। तो IT इज इक्वल टू I नॉट K स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ से आप इस चीज को लिख सकते हैं ना कि IT अगर ये कांस्टेंट है तो कॉस स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? ये है, कहलाता है लॉ ऑफ मॉलस, कि कितना लाइट पोलराइज होने के बाद कितना पास करेगी, हमारे आंखों तक जाएगी। तो इसमें अगर दो केस लिखा जाए, केस 1 केस 2 लिखा जाए, केस 1 केस 2 अगर मैं लिखूं एक बार, केस 1 व्हेन थीटा बिटवीन एनालाइजर और पोलराइजर का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है अगर 0 हो जाए तो उस समय I कितना हो जाएगा? देखिए तो cos 0 पे कितना था? 1, तो हो जाएगा I नॉट। और केस 2 क्या हो जाएगा? व्हेन थीटा बिकम 90 डिग्री, तो I इक्वल कितना हो जाएगा? 0। तो ये चीज क्या दर्शाता है? एक बार 0 डिग्री अगर मान लीजिए आप पोलराइजर फिक्स कर दिए, ये हो गया पोलराइजर एक्सिस, यहाँ एनालाइजर है मेरे पास,
एक एनालाइजर का एक्सिस है, दोनों पैरेलल है, तो पूरा पूरा इंटेंसिटी आ रहा है, तो अब इस समय मैक्सिमम इंटेंसिटी है आई नॉट। अब इसको धीरे धीरे घुमा रहे, तो क्या होगा, एक cos थीटा का कंपोनेंट आते रहेगा एक समय तक, थीटा हम लोग का क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक समय आएगा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा दोनों के बीच में, ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में। उस समय इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0, तो हमारे आंखों को कुछ नहीं दिखेगा। तो ये बात का प्रूफ देगा कि लाइट पोलराइज होकर आ रही है। अगर लाइट पोलराइज होकर नहीं आ रही होती तो ये जो एंगल हम लोग ये जो ट्रांसमिट होकर आ रही है वो नहीं, हम लोग को 0 नहीं मिलता, मैक्सिमम से 0 नहीं होता, चाहे 0 से मैक्सिमम नहीं होता, ठीक है। एक बार जब ऐसे रखे थे तो पूरा मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही थी लाइट की, आई नॉट मतलब, ठीक है। अब जैसे आप घुमा रहे, अगर पोलराइज होकर नहीं आई रहती तो कुछ लाइट आपको जो सिर्फ इस डायरेक्शन वाइब्रेशन हो रही है, और कुछ ऐसे भी होकर आ रही होंगी, तो उसका कंपोनेंट भी यहाँ पे 0 इस परपेंडिकुलर होने के बाद भी आपको दिखाई देती। यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ ऐसे थी वाइब्रेशन तो आ रही थी पूरा फुल, और जब ऐसे किए तो पूरा रेस्ट्रिक्ट, ऐसे जो वाइब्रेशन था रुक गई, 0 हो गई। लेकिन कुछ अगर मान लीजिए पोलराइज नहीं हुई होती, कुछ ऐसे भी वाइब्रेशन होता, चाहे कुछ ऐसे भी वाइब्रेशन हो रहा होता, अगर आप पोलराइजर ऐसे रखते हैं एनालाइजर, तो आपको ये वाइब्रेशन भी दिखाई पड़ता, तब इंटेंसिटी 0 नहीं होता। तो ये बात का प्रूफ देता है मैक्सिमम से 0 होना, चाहे 0 से मैक्सिमम होना, कि ये लाइट जो आ रही है पोलराइजर के हो करके वो पोलराइज हो चुकी है, ठीक है, जो सॉरी एनालाइजर से जो होकर के हमारे आंख में आ रही है, तो वो बताता है कि ये लाइट पोलराइज हो चुकी है, ठीक है। ये है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मॉलस, और ये है कहानी टोटल किसका, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का, ठीक है। लाइट पोलराइज हो गई है बोल के ये साबित करता है। ये जो लॉ ऑफ मॉलस है उसको पूरा 100% एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करता है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए लास्ट टॉपिक होगा हमारा ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है, ब्रूस्टर्स लॉ लास्ट टॉपिक होगा हमारा, लास्ट हेडिंग हमारा आज का ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। ये होता है, इसमें भी लाइट को पोलराइज किया जाता है बाय मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है सेटअप, देखिए ऐसा कुछ एक सरफेस बाउंड्री होता है जो एयर मीडियम और ग्लास मीडियम को अलग अलग कर रहा होता है, ठीक है, जिसमें ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये एन पी एन डैश बोल दीजिए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इसमें एक अनपोलराइज लाइट इंसिडेंस कर रही है, तो जब एक अनपोलराइज लाइट इंसिडेंस करती है तो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाता है, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट कर जाता है। तो जब अनपोलराइज लाइट, इसको ये होता है आईपी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो आपको क्या, ब्रूस्टर्स ने क्या देखा कि किसी भी एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए, ठीक है, वो एयर ग्लास हो चाहे कुछ वाटर ग्लास हो या फिर कुछ भी हो, उसके लिए उसमें अगर आप अनपोलराइज लाइट को अगर आप गिराते हैं ना, ऐसे रे गिर रही है, तो एक आपको करस्पॉन्डिंग एक इंसिडेंट एंगल मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, जिसके जिस जगह पे, ठीक है, ये एंगल चेंज होते रहती हैं, अपने हिसाब से चेंज करेंगे, बट आईपी जब हम लोग को मिल जाएगा जिस, और आईपी वह एंगल कहलाता है जिस जगह पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो फुल्ली पोलराइज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें से आपको दिखेगा एट पॉइंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड रे गेट पोलराइज्ड, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं कुछ पोलराइज होती हैं, कुछ अनपोलराइज होती हैं, ठीक है, मैंने पार्शियली पोलराइज, सॉरी ये क्या होती है, पार्शियली पोलराइज होती हैं, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे से रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो ये है ब्रूस्टर्स का आपका सेटअप, जिसमें किसी भी दो पेयर मीडियम के लिए, हम लोग फिलहाल एयर ग्लास ले रहे हैं, उन्होंने कहा किसी भी पार्टिकुलर दो पेयर ऑफ मीडियम के लिए एक हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, पोलराइज हो जाता है, ठीक है। और उस पोलराइज के केस पे जब ये आईपी मिलेगा, हम लोग को पोलराइजिंग एंगल मिलेगा, जब ये रिफ्लेक्टेड रे जब पोलराइज हो जाएगा, उस समय इन दोनों के बीच में क्या होता है, एंगल कितना बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये दोनों 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। ये है हमारा ब्रूस्टर्स लॉ। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स, फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम देयर इज एन एंगल कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे गेट्स कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड corresponding एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे बिकम परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। अब लीनियर पेयर एक्सियम आप पढ़े होंगे अपने लोअर क्लासेस में, मतलब ये टोटल मिला के कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं ये r प्लस 90 प्लस ये एंगल जो है, ये भी अगर रिफ्लेक्टेड रे में क्या आता है, ये अगर IP है तो ये भी IP होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं IP प्लस 90 प्लस R, IP प्लस 90 प्लस R 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से R कितना हो जाएगा, 90 माइनस IP, इक्वेशन बना दीजिए। अब इस पॉइंट पे स्नेल्स लगा दीजिए। स्नेल्स लगाने का तरीका हमने सिखाया था, इस मीडियम का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी मीडियम का साइन ऑफ करस्पॉन्डिंग आर, तो म्यू जी इंटू साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू ए इंटू आई पी साइन आई पी। तो म्यू जी इंटू साइन आर इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन आई पी। म्यू ए कितना हो जाएगा एयर मीडियम के लिए 1 हो जाएगा, तो म्यू जी इक्वल टू कितना साइन आई पी बाई साइन आर हो जाएगा। अब आर इक्वल टू यहाँ से मिला इक्वेशन 1 से कितना आई 90 माइनस आई पी हो जाएगा साइन 90 माइनस आई पी, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना कॉस क्या होता है, तो साइन आई पी बाई कॉस आई पी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा म्यू जी इक्वल टू 10 आई पी, ठीक है, और आई पी हमारा कितना मिल जाएगा 10 इनवर्स म्यू जी। तो आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास मीडियम का पता है, ठीक है, तो आपका जो अनपोलराइज लाइट अगर गिराएंगे इस पे तो उसके करस्पॉन्डिंग आईपी का कितना वैल्यू मेंटेन करेंगे, उस समय रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएंगी, पोलराइज हो जाएंगी। तो इससे हम लोग क्या ऐसे निकालते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, यही कराता है ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है, समझ में आया। चलिए ये होता है आपका वेव ऑप्टिक्स चैप्टर यहीं पे समाप्त, ठीक है। इसको देखिए समझिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।